गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एमके शाह क्लासेस में स्वागत है। ये घटना चक्र जो इंडियन पॉलिटी चल रहा था उसमें ये संसद आज हम लोग देखेंगे और संसद से रिलेटेड लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जो संसद का निर्माण होती है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। तो ये लेक्चर नंबर 9 है जो कि वन लाइनर बेस्ड है और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का जो है वन लाइनर जो है बनाया गया है। और इसमें जो लेक्चर आपका 9 है, इससे पहले 8 लेक्चर जो है इंडियन पॉलिटी के आए हैं और प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। तो जो लोग प्लेलिस्ट मतलब पिछले लेक्चर ना देखे हों 1 से 8 तक, वो प्लेलिस्ट पर जाकर के पिछले लेक्चर देख सकते हैं। और दोस्तों ये अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपका कोई भी एग्जाम हो। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि अग्रता क्रम में इनका जो सही अनुक्रम लगाया गया है कि भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सबसे बड़ी जो है सबसे ऊंचा पोस्ट होता है। उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और फिर मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार के प्रथमता सारणी में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके ऊपर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार में सर्वोच्च जो शासकीय अधिकारी होता है वो कौन होता है। तो भारत सरकार में सर्वोच्च जो शासकीय अधिकारी होता है वो होता है भारत के मंत्रिमंडल सचिव। संसद को दोस्तों 4-5 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हम लोग कम से कम 3 पार्टों को कवर करेंगे। बाकी के जो संसद का पार्ट बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इसमें संसद में कह रहा है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम यानी लोकसभा के लिए चुनाव में जो निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी है। तो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए जो किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु यदि 25 वर्ष पूरी है तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 84वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई थी और ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक कि एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। और ये वर्ष विशेष कौन सा होगा? ये वर्ष विशेष 2026 होगा। तो ध्यान रखिएगा 2026 तक यथावत सीटें रहेंगी लोकसभा की। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो लोकसभा में जो निर्धारित किए गए हैं लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या अधिकतम हो सकती है 552। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो ये कब कर दी गई? ये 31वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई और मैक्सिमम 552 हो सकती हैं। 31वां संविधान संशोधन से पहले 525 सीटें थी और जब 31वां संविधान संशोधन हुआ तो 545 कर दी गई। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के जो मध्य आवंटन है ये जनगणना के आधार पर है। ये 1971 की जनगणना के आधार पर जो है निश्चित है, अभी तक चल रहा है वही। और अगला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती हैं। तो लोकसभा में राज्यों को जो सीटें आवंटित होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजात के लिए जो आरक्षण नहीं है, किन राज्यों के लिए अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है। तो एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय, यहाँ पे अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लिए आरक्षण नहीं है लोकसभा में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, एक तो केरल में, एक तमिलनाडु में और एक कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 है तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु जो आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। तो इसमें थोड़ा पॉइंट है, देख लेते हैं। इसमें कह रहा है अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात संख्या 42 थी।
अर्थात जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 8 एवं 6 थी, और वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो स्थान थे वो 10 और 7 हो गए। और अगला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक जो आरक्षित सीटें हैं वो कहाँ हैं, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे ज्यादा जो है आरक्षित सीटें हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, वो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है वो किया गया है, तो ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 333 के द्वारा। अच्छा, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो प्रतिनिधित्व का प्रावधान है वो अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से नामित कर सकता है यदि वो इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो मैक्सिमम 2 सदस्यों को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, तो राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है 7वां और 31वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री यदि सिफारिश करता है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं, तो लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो गणपूर्ति संख्या है वह कितनी है, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो गणपूर्ति संख्या है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 कोरम जो है पूरा होना चाहिए। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10। क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस ये है कि उनका ये वन लाइनर जो है बना हुआ है ताकि कम समय में ज़्यादा कुछ गेन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है, तो लोकसभा में अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 550। लोकसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या वो कितनी है, तो वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व जो प्राप्त है वो संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो लोकसभा की जो बैठक है वो समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा या सत्रावसान द्वारा या विघटन के द्वारा समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा के सत्र का जो है अवसान करने के लिए जो प्राधिकृत है, तो कौन प्राधिकृत है, तो वो प्राधिकृत है राष्ट्रपति। ये लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए जो प्राधिकृत है राष्ट्रपति प्राधिकृत है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो सर्वाधिक है वो कहाँ का है, तो लोकसभा में भी सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है और राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व की बात है, तो लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है जहां की 80 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर 48 सीटें हैं। तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का आता है जहां पर 42 सीटें लोकसभा की हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं लोकसभा के स्थान राजस्थान के लिए कितनी निर्धारित की गई है, तो लोकसभा के लिए जो राजस्थान के लिए लोकसभा की जो सीटें हैं वो दोस्तों 25 सीटें निर्धारित की गई हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा सही सुमेलित है, सही सुमेलन ऑलरेडी किया गया है, तो इस एक तरफ राज्य दिया हुआ एक तरफ प्रतिनिधित्व दिया हुआ। जैसे आंध्र प्रदेश राज्य का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में वो 25 सीटें हैं, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें लोकसभा की निर्धारित हैं। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें नोट्स दिया है, इजाजत है कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था तब वहां कुल सीटों की संख्या 42 थी, किंतु तेलंगाना के पृथक हो जाने पर इनके मध्य सीटों का विभाजन हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 और तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो लोकसभा के लिए जो 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं वो त्रिपुरा
से निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र के समूह की लोकसभा में केवल एक सीटें हैं। तो संघ शासित राज्य या संघ शासित क्षेत्रों के लिए कौन कौन से राज्य या संघ शासित क्षेत्रों में लोकसभा की मात्र एक सीटें हैं? तो वो दोस्तों है एक तो चंडीगढ़, एक तो सिक्किम और एक मिजोरम। चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में लोकसभा की जो सीटें हैं वो केवल एक एक सीटें हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है? तो ये दोस्तों है उन्नाव। यानी परिसीमन के बाद जो यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुपात में देखा जाए तो सबसे बड़ा लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है ये उन्नाव है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की जो अधिकतम सीमा है वो कितनी है? तो ये दोस्तों 70 लाख तक आप खर्च कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीं लोकसभा भंग की गई थी। तो नवीं लोकसभा जो भंग की गई थी वो 13 मार्च 1991 को भंग की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 12वीं लोकसभा के लिए जो निर्वाचन हुए हैं वो फरवरी 1998 में हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि राजानम सरकार यानी लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। और कारण आर कह रहा है इस नियम में वाद विवाद के स्थान पर मतदान का भी प्रावधान है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा का सर्वाधिक जो बड़ा क्षेत्र है यानी क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो दोस्तों है लद्दाख। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकसभा का जो स्पीकर अध्यक्ष होता है वह चयनित किया जाता है न कि नियुक्त। ध्यान रखिएगा, लोकसभा स्पीकर जो होता है या अध्यक्ष होता है वो चयनित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और अगला जो क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है जसों को शपथ दिलाने का काम जो है प्रोटेम स्पीकर का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं कब करते हैं? जब वोट बराबर होने के जो है नाते ट्राई हो, तब लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है कास्टिंग वोट के माध्यम से। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 100 यानी अनुच्छेद 100 के तहत वो उसका प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे यानी गणेश देव मावलंकर। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह पहला स्पीकर कौन था जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये दोस्तों थे जीवी मावलंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं वो थांबी दुरई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की व्यवस्था में मतदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जनजातीय जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो पी.ए. संगमा जी थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के मामले में
सामान्य वर्ग के उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जो जमानत की राशि है वो कितनी है? तो 2011 में निर्वाचन आयोग द्वारा गंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशियां बढ़ाई हैं, जो इस प्रकार हैं। लोकसभा चुनाव सामान्य के लिए 25,000, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 12,500 और राज्य विधानसभा में अगर देखा जाए तो सामान्य वर्ग के लिए 10,000, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5,000 निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है, तो लोकसभा में कोई भी विधेयक है उस पर जो आम बहस होती है वो द्वितीय वाचन में होती है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। कौन कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज्यादा प्राप्त हैं? पहला है कि धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ये जो है राज्यसभा से ज्यादा लोकसभा में प्राप्त है। दूसरा है धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, और तीसरा है मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। यानी ये 3 शक्तियां लोकसभा को ज्यादा प्राप्त है राज्यसभा की अपेक्षा। अब संसद के पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, लोकसभा में राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में और स्थान के आधार पर, यानी जितनी जिस राज्य की जनसंख्या होगी उसको उतनी सीटें उसी के अनुपात में मिलेंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। कह रहा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्यसभा के जो सदस्य उनका कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें विघटित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है 2/3 रिटायर होते रहते हैं और उनकी भर्ती होती रहती है, इसलिए इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह समाप्त होने का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी कौन थी? तो पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जो कि राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में जो कथन सही है, क्या सही है? इसके 1/3 सदस्य, 2/3 हम बोले थे, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसलिए जो राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा जो होता है वो एक अस्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के जो अंतर्गत आता है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन आता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन केवल राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है राज्य सूची के विषय के संबंध में विध बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही है। क्या सही है? पहला पॉइंट, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। दूसरा, राज्यसभा को उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। तीसरा पॉइंट करा कि ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ये राज्यसभा के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो सही है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र हित में भारत की संसद द्वारा सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, यह तो उसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। और अगला क्वेश्चन सही कथन कह रहा है, सही कथन ही मैच किया गया है। कह रहा है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति जो है निहित नहीं है। राज्यसभा में कोई भी धन विधेयक ना तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति नहीं है। दूसरा पॉइंट है राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह विशेषाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किए जाते हैं, तो वह विशेषाधिकार है जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किए गए हैं, वो है संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की जो शक्ति है वो प्रदान करता है, ये प्रदान करता है अनुच्छेद 249। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। कौन 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 सही वर्णित करता है? तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची। फिर आगे कह रहा है सही सुमेलित है। देखिए, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 18 हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें 19 हैं। कर्नाटक में अगर बात करें राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 12 हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 16 हैं। तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 और तेलंगाना में 7 हो गई। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो कि पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो चूंकि पुराना है, जो वेंकैया नायडू, ये बीत चुके। इस समय राज्यसभा के जो वर्तमान सभापति हैं वो वेंकैया नायडू नहीं है। और अगला कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संबंध में सही है। क्या सही है? पहला है कि उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ये राज्यसभा की जो अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। ये 2 योग्यताएं हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य के लिए अर्हताएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा की जो निश्चित सदस्य संख्या वो कितनी है? वो दोस्तों 250 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक के सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात होगा, क्या होगा? जो है लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? मंत्री ले सकता है जो राज्यसभा का सदस्य हो। और अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के विषय में सही कथन कौन कौन से हैं? कि यह भंग नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब इसी संसद में हम पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे। पार्ट 3 में देखेंगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। सही है, अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। सही है। कारण आर कह रहा है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो कथन और कारण दोनों सही है, अर्थात ये और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो 1 वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक जो अंतराल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक जो अंतराल होना चाहिए वो 6 महीने का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में कथित है, पहला, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और दूसरा, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के भारत की संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का अनन्य भाग नहीं है। क्या नहीं है? उपराष्ट्रपति जो है संसद का भाग नहीं है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के अधिकारियों में शामिल है कौन कौन? एक तो संसद के अधिकारियों में जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष शामिल है, दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष शामिल है, तीसरा लोकसभा के महासचिव शामिल है, और चौथे राज्यसभा के अध्यक्ष शामिल है। ये संसद के अधिकारियों में शामिल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद विधानसभा के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी, यानी संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिनों तक। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक का इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो यह है राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, ये अनुच्छेद 105 निर्धारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगाड़ता हुआ वर्णन देता है।
और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का जो अधिकार है वह राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के जो है निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। अगला पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन है। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक जो है वर्जना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए। दूसरा, संबंधित राज्य की सहमति से। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में। और चौथा है राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हित प्रस्ताव पारित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है और राष्ट्रीय आपातकाल लागू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय संविधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो ये बिना किसी राज्य की सहमति से भी बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है। कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो इस बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा के द्वारा संशोधित किया गया हो, वह क्रियाविधि है। या कि ये पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है कौन सी? बैठ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है, तो ये संसदीय व्यवस्था की देन है भारत की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है अधिक से अधिक हो सकती है, 1 घंटे की अवधि हो सकती है। लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है वो अधिक से अधिक 1 घंटे की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में शून्यकाल का जो समय है वह दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक का समय है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक शब्दावलियों में शून्यकाल का जो अर्थ है वह प्रश्न उत्तर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 253 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथन सही है, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। और धन विधेयक ध्यान रखिएगा केवल और केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो 14 दिनों के अंदर। 14 दिनों तक यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए 14 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे पारित किया जाना होता है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो लोकसभा के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो आयोजित होता है वो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन है। पहला है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। और दूसरा कह रहा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक ये 1961 ईस्वी में हुई थी। ये सब सही कथन है। तीसरा इसी में पॉइंट है कह रहा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। और अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो ये हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की जो संयुक्त बैठक है वो बुलाई जाती है, तो साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है दोनों सदनों में से संसद के एक पटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन सही है। कौन से कथन सही है? सही कथन दिए हुए हैं कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक
जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है तो लोकसभा के वेतन पर व्यपगत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है तो उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। क्या भारित नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और जो भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। क्या भार नहीं है? भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है। तो निधि निकालने के लिए जो अनुमोदन अनिवार्य है वो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं। तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में शून्य अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा जो राजस्व वो जमा होता है। तो कहाँ जमा होता है? भारत की संचित निधि में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है और इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। कह रहा कि धन विधेयक के बारे में जो सही कथन है वो जान लीजिए। कह रहा लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक या राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सही कथन कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में शामिल किया गया है तो वो कौन कौन से? तो कर से संबंधित उपबंध, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर लिप्त है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट हो कोई विषय जिसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही है। क्या सही है? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के लोकवित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली जो विधियां हैं वो ये हैं कि संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा है विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। और तीसरा है अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदानों का प्रावधान। चौथा है संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन है? तो आर्थिक कार्य विभाग इसके लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। तो व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा जो सीमित कर दी गई है वह व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर के रूप में। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट करा कि लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए।
और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। तो संसद में लेखा के लिए जो वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के जो बीच अंतर होता है वो क्या होता है। तो लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। ये रखा जाता है अनुदान के अनुरोध के रूप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक संसद में पेश किया जाता है। ये पेश किया जाता है केवल और केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य वित्तीय विवरण में जो चरण शामिल है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें पहले बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर बजट पर चर्चा करना, फिर विनियोग विधेयकों को पारित करना, उसके बाद वित्त विधेयक को पारित करना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संसद में विधान प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व जो स्वीकृति है वो आवश्यक है। किसके किसके संबंध में? पहला ये कि एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, दूसरा है ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, और तीसरा है राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर, चौथा है धन विधेयक पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है संदर्भित संबंध संघीय जो बजट से संबंधित है वो है कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की जो कानूनी आयु है वो दोस्तों 18 वर्ष निश्चित है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का जो गठन है वो किया जाता है, वो संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में कथन सही है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यानी भारतीय राजनीति के संदर्भ में जो ये कथन सही है उसमें राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की एक सबसे बड़ी संसदीय जो समिति है वो है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। क्या नहीं है? भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। 2 और 1 के अनुपात में संसद के जो अस्थायी समिति के सदस्य होते हैं तो 2 होते हैं लोकसभा के, यानी 2 और 1 के अनुपात में 2 हिस्सा लोकसभा से और 1 हिस्सा राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान से सीमित किया है। तो ये जो सीमित किया है ये सीमित किया है जो है स्थगन प्रस्ताव को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है, उत्तर मौखिक दिए जाते हैं तारांकित प्रश्नों के। दूसरा है पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। तो भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है सार्वजनिक जो है महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है क्या कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद का जो सचिवालय है वो कहाँ है। तो भारतीय संसद का जो सचिवालय है वह सरकार से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद की संप्रभुता पर बंधित है। तो ये न्यायिक समीक्षा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, ये 13 मई 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया था। तो वो दोस्तों थे विट्ठल भाई पटेल जी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है सही कथन। सही कथन है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सही कथन में कह रहा है कि पहला लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य के भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा के लिए ही किए जाते हैं। और अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों व आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये
आकलन समिति में नहीं होता है। तो ये दोस्तों रहा। और उसके बाद कह रहा है कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। किसको प्रस्तुत करती है? संसद को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। उसके बाद संसद की लोक लेखा समिति का जो प्रमुख कार्य है वह शासन की वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं वो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा की जो संसदीय समिति है उसमें नंबर 1 सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। दूसरा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। और नेक्स्ट सही सुमेलन जो है दिया हुआ है। और सही सुमेलित है कि लोक लेखा जो समिति है ये एक वित्तीय समिति होती है और यह जो है याचिका जो समिति होती है वो कार्यकारी समिति होती है। स्टॉक बाजार स्कैम जो संयुक्त समिति होती है वो तदर्थ समिति होती है। और विभागीय जो समितियां होती है वो स्टैंडिंग समिति होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, तो एस्टीमेट कमेटी से संबद्ध नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राक्कलन समिति गठित की जाती है, तो ये गठित की जाती है लोकसभा के सदस्यों से। प्राक्कलन समिति का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद की वित्तीय जो समितियां हैं उसमें सार्वजनिक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद संसदीय समितियां गठित की गई हैं सार्वजनिक उद्योगों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में और आकलनों के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे। उसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की जो संयुक्त समिति के जो अध्यक्ष थे उसके अध्यक्ष थे PC चाको। और लास्ट कह रहा है कि भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो ये संसदीय समितियों के माध्यम से जो है इस पे नियंत्रण रखती है। तो दोस्तों संसद का भी एक पार्ट और बचा हुआ है, जो कि संसद बहुत बड़ा है, इसलिए हमने सोचा इसको 2 पार्टों में कवर करते हैं। और वैसे भी पहला ही यही लेक्चर बड़ा हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।